नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूट्यूब मनदीप मनी पर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बायोलॉजी का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। बायोलॉजी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और सेल साइकिल और सेल डिवीजन को करने से पहले हम लोग को एक टर्म जानना होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल साइकिल और सेल डिवीजन, वो है डीएनए। और इसी चीज़ को आप बोलिए क्रोमोजोम। इसी चीज़ को हम लोग आगे जाके समझेंगे। यही चीज़ क्या होगा, जेनेटिक जो जीन होता है वो यही होगा। कैसे, अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने सेल को देखा है, सेल के स्ट्रक्चर को हमें पता है। सेल के कई ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर। ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज होता है, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, सेल के अंदर सेंट्रोसोम होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है, सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अब इस सब के अलग अलग फंक्शन है। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का। स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब क्या, यूनिट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, ये जो यूनिट है स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी यूनिट एक ऐसा चीज होगा जो कि सभी काम, कंप्लीट वर्क, आपका सभी काम करने के लिए वो पर्याप्त है, यानी वो सब काम कर सकता है बॉडी के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनर्जी बनाने का काम कर सकता है, गोल्गी बॉडीज उसको ट्रांसपोर्ट करता है, लाइसोसोम अगर सेल के अंदर कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, यानी सेल एक्टिव अब नहीं हो सक रहा, इनएक्टिव है, कोई काम के लिए नहीं है, तो लाइसोसोम उसके अंदर से इंजाइम्स निकलते हैं, वो इंजाइम्स इसको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। सेंट्रोसोम सेल को डिवीजन करने में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का इंटरनल पिलर के रूप में काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। और न्यूक्लियस एक कंट्रोलर है, हेडक्वार्टर है, ये यानी कि सब को जो कंट्रोल कर रहा है, कि माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है कि तुम भाई जाओ जल्दी से मतलब एनर्जी बनाओ, एटीपी के निर्माण करो क्रेब्स साइकिल के द्वारा। गोल्गी बॉडीज को बोल रहा है कि तुम ट्रांसपोर्ट करो, परिवहन का काम करो। ये सब जो करने का काम, करवाने का काम जो कर रहा है वो न्यूक्लियस कर रहा होता है। यानी न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलिए, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलिए, या कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलिए, वो सिर्फ ठीक था। अब इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या देखे थे कि न्यूक्लियस को जब हम लोग बाहर निकालते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखे थे एक थ्रेड लाइक टेंगल्ड थ्रेड, ऐसा उजला हुआ थ्रेड हमको दिखाई देता। इस थ्रेड को हमने क्लास 9 के दौरान, यानी क्लास 9 में जब आप भी पढ़े होंगे, इस थ्रेड के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, बुक में लिखा हुआ भी नहीं है। उसी थ्रेड को अभी हमको समझना है। ये थ्रेड कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब दिखा गया, एक साइंटिस्ट थे जो कि बताया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग आखिर बोलेंगे क्या। ये तो टेंगल्ड जो दिख रहा है, टेंगल्ड थ्रेड जो दिख रहा है, इसको बोलना क्या है। एक वॉल्टर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में कहा कि ये जो आपको जो थ्रेड दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ये जो थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है इसको कुछ नहीं बल्कि हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई है कि इसको हम लोग चलिए क्रोमेटिन बोल देते हैं। लेकिन यहीं तक ये सीमित नहीं रहा। अब देखिए इसमें से चमत्कार हुआ। ये क्रोमेटिन तब तक था जब तक सेल डिवाइड नहीं किया था, यानी जब तक सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को नहीं बना लिया था कि अब सेल डिवाइड करने वाला है, तब ये चीज़ वहाँ पर दिखने नहीं लगी। जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब तक हमको क्रोमेटिन दिखाई देता है। जब सेल डिवाइड करने के फेज में आ जाता है ये चीज़ हमें, ये जो क्रोमेटिन, ये थ्रेड वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है समझते हैं। जब सेल डिवाइड करने लगेगा, अब सेल कैसे डिवाइड करता है, कब डिवाइड करता है, उसको छोड़िए, अभी जो बता रहे हैं उसको समझिए कि थ्रेड जब सेल मानिए अब डिवाइड करने वाला, सेल के अंदर का ग्रोथ कंप्लीट हो गया है, सेल के अंदर अब जो ऐसा क्षमता हो गया है कि वो अपने आप को कार्बन कॉपी कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। जब वो डिवाइड करेगा ना तो यही चीज़ आपको इस रूप में दिखाई देगा, इस रूप में दिखाई देने लगेगा। अब इस रूप में दिखाई देने का कारण पूछिएगा कि क्यों होता है कि सेल डिवाइड के दौरान स्ट्रक्चर में चेंज आता है। सेल डिवाइड के दौरान ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो कि पहले क्रोमेटिन के रूप में था उसमें चेंज आ जाता है और वो क्रोमोजोम कहलाने लगता है। वो क्या कहलाने लगता है, क्रोमोसोम। तो स्ट्रक्चर में चेंज क्यों आता है, वो भी सेल डिवाइड के दौरान। अब समझिए ये जो बंडल है, मानिए हम इसको, अब इसी चीज को हमको दूसरे में भी ट्रांसपोर्ट करना है, अब इसी चीज को हमको इसमें ट्रांसफर करना है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो भी डिटेल है, यानी इसमें जो भी मटेरियल भरा होगा या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम इसमें सेम टू सेम जितना चीज इसमें लिखा हुआ है मान लीजिए वो सब इसमें आना चाहिए इस तरह में। तो बहुत मुश्किल है,
इसको काट के इधर देने में बहुत मुश्किल है। जो चीज़ इधर लिखा होगा क्या वो चीज़ इधर आएगा, और जो चीज़ इधर लिखा होगा वो चीज़ अगर काट देते हैं इसको तो इधर वाला चीज़ आएगा, इधर वाला चीज़ तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। अगर इस फेज में कर देते हैं ना तो इधर जो चीज़ है ना बाबू, उधर ये भी चीज़ भी यहाँ पर होता है। यानी ये जो है, मानिए ये ए है, ये वाला जो चीज़ है ए और ये वाला जो चीज़ है ए, ये दोनों एक समान है। यानी इधर जो चीज़ होगा इन्फॉर्मेशन वो इधर भी होगा। यहाँ पर डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए सेल डिवाइड के दौरान ये अपना स्ट्रक्चर को चेंज कुछ इस प्रकार से कर लेता है जिसको बोल देते हैं हम लोग क्रोमोजोम। इसी चीज़ को पहले देखा गया था 1882 में, तो आपको बताया ना वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को देखा। और ये चीज़ जो है मात्र सेल का जीवन का 10% जब हिस्सा सेल जब डिवाइड करता है तो उस समय में जब सेल डिवाइड करने में होता है तो वो 10% ही टाइम लेता है। और मानिए कोई सेल है वो 24 घंटा में डिवाइड करेगा। सेल अभी जन्म लिया ही है, उसके बाद उसको डिवाइड भी करना है, 24 घंटा में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कोई सेल है, ह्यूमन सेल है, कोई भी सेल है, वो 24 घंटा में अपने आप को डिवाइड करता है। यानी अभी तो हुआ, उस 24 घंटा में फिर डिवाइड कर सकता है अपने आप को। जब वो डिवाइड करेगा ना 24 घंटा का 10% वो अपना देगा सेल डिवीजन के दौरान। यानी 24 घंटा में वो जो 10% होगा उसी दौरान हम क्रोमोजोम को सिर्फ देख सकते हैं। उसके अलावा आप क्रोमोजोम नहीं देखेंगे। उसके अलावा आपको क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन दिखाई देता है। इसीलिए इसका शेप जो होता है क्रोमोजोम के दौरान ऐसा डबल हो जाता है, डबल में आ जाता है, पेयर में आ जाता है, पेयर में आ जाता है। पहला कारण तो आप समझ गए, इसलिए होता है क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान इसको डिवाइड करने में आसानी आ जाता है। दूसरा कारण आपको समझाते हैं हम। दूसरा कारण क्या है, हमारे बॉडी के अंदर देखिए ज़्यादातर चीज़ें ना वो भगवान ने पेयर्स में दिया है। किडनी हो गया, लंग्स हो गया, आइस हो गया, नोस देखिए 2 गो है छेद तो 2 डबल हो गया, कान हो गया 2 गो है डबल हो गया। तो ज़्यादातर चीज़ जो है वो डबल दिया है, इसीलिए ये डबल रूप में हो जाता है। अब ये जो टेंगल ये थ्रेड है, अब एक सेल के अंदर इस तरह का कितना बनेगा आप कैसे पता कर सकते हैं? एक सेल के अंदर इस तरह का कितना होना चाहिए ये जो है, अब ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सेल। यानी अब वो सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, वो ह्यूमन सेल है कि आलू का है कि गाजर का है कि मूली का है कि तंबाकू का है, उसमें भी डिपेंड करता है। ये अगर इस तरह का बनना है तो इस तरह का जोड़ा जो है, आपको जो जोड़ा जो दिख रहा है इस तरह का जोड़ा आप ह्यूमन के सेल में देखिएगा तो वो 23 जोड़ा होता है। 23 पेयर आपको इस तरह दिखाई देता है। और ये सिंगल क्रोमोजोम, ये दूसरा क्रोमोजोम, यानी पेयर लगा हुआ है भाई। 2 गो चप्पल है तो 2 गो चप्पल को बोलेंगे ना पेयर, एक चप्पल को सिंगल, ये सिंगल चप्पल ये दूसरा चप्पल, तो दोनों चप्पल एक ही जैसा होगा। तो ये पेयर है। तो एक पेयर कितना है, 23 पेयर होता है ह्यूमन सेल के अंदर। एक सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे ना तो एक सेल का न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ 46, क्योंकि पहला एक ये हो गया तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया तो 4 ये हो गया, 5 ये हो गया तो 6 ये हो गया। इस तरह से इसमें ये जो नंबर होगा ये 23 होगा, 23 का डबल 46 हो जाता है। ठीक है। अब ह्यूमन में मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल और फीमेल तो आपको देखने में तो अलग लगते हैं ना, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो चेंजेस आता है किस में, देखिए 44 गो तो मेल में भी और फीमेल में भी एक ही जैसा होता है बाबू, क्योंकि अधिकतर पार्ट तो मेल और फीमेल का एक ही जैसा होता है, कुछ कुछ चेंजेस होता है। इसीलिए यहाँ पर 2 क्रोमोजोम के अंदर चेंज हो जाता है। मेल के अंदर XY आ जाता है और फीमेल के अंदर XX आ जाता है। खाली यहाँ पर चेंज होता है, वो भी 2 क्रोमोजोम के अंदर। ठीक है। अब होता क्या है, क्रोमेटिन हमको दिखाई देता है अधिकतर टाइम, 95% टाइम के अंदर हमको क्रोमेटिन दिखाई देता है। उसी क्रोमेटिन को जब सेल डिवीजन करने लगता है तो वो इस रूप में ले लेता है। इस रूप में कैसे लेता है अब उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब ये क्रोमोजोम था। ठीक है। हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 हेलो। चलिए अब समझते हैं कि क्रोमोजोम को निकालने पर हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए ये तो हम लोग क्रोमोजोम की बात किए थे कि ये जो है ना क्रोमोजोम इस प्रकार से अपना रूप ले लेता है जब वो सेल डिवीज़न के टाइम होता है। क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है या कॉइल हो जाता है इस रूप में।
अब चलिए ये मानिए क्रोमोजोम है, तो पहले देखा क्या गया था क्रोमोजोम, बाद में जाके क्रोमेटिन का पता चला। तो क्रोमोजोम को जब देखा गया ना, तो साइंटिस्ट वालों लोग क्या किया, यही क्रोमोजोम को जब घींचा, ये जो क्रोमोजोम था, इस क्रोमोजोम को यहाँ से पकड़ के मान लेते हैं, ऐसे पकड़ लिया, इसको खींच दिया, तो देखा कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसको देखने को मिला, इस तरह का स्ट्रक्चर बनते गया। इस तरह का स्ट्रक्चर उसको देखा। तो क्रोमेटिन तो ये वाला फॉर्म है, ये जो थ्रेड दिख रहा है ये तो थ्रेड क्रोमेटिन दिख रहा है। ये जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये तो क्रोमेटिन थ्रेड हुआ ना। इसी को ना कंडेंस हुआ, यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा होगा, यहाँ जो प्रोसेस चला कि ये जो थ्रेड था, ये थ्रेड जाके धीरे धीरे कंडेंस हुआ, कंडेंसेशन का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था, और जाके यहाँ पर इस रूप में ले लेता है सेल डिवीजन के समय पर। तो होता, अब देखिए स्ट्रक्चर चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, नेमिंग चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर जहाँ पर चेंज होता है वहाँ पर नाम भी बदल जाता है। इस रूप में हम जब देखे थे इसी चीज़ को, क्रोमेटिन थ्रेड को जब हम इस रूप में देखे थे, तो यहाँ पर इसका क्या नाम था, इसको यहाँ पर बोलते थे क्रोमोजोम। क्या बोलते थे? क्रोमोजोम। अब बताइए, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये जो है हल्का सा मतलब घिरा हुआ है चारों बगल से, क्या कि देखिए ये दो थ्रेड थे, सिंगल थ्रेड नहीं होता यहाँ पर सिंगल थ्रेड जो है, ये सिंगल थ्रेड इस तरह से कंडेंस नहीं करता है। यहाँ पर डबल थ्रेड होता है, डबल थ्रेड, ये अलग बात है। ये जो है डबल थ्रेड होती है, इसको थोड़ा देर बाद आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं DNA। क्या बोलेंगे इसी को? DNA। और ये जो एक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही एक तो यहाँ मिल के बहुत सारा थी DNA, और ये जो सिंगल आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब बताइए कि इसी को क्रोमोसोम बोले, इसी को DNA बोले, इसी को जीन बोल रहे हैं, यानी टोटल क्रोमेटिन जो थ्रेड था उसी का कितना नाम है? एक जीन है, एक DNA है, एक क्रोमोसोम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो नाम भी बदल रहा है। यानी कि जो चीज़ क्रोमोसोम होगा वो चीज़ DNA होगा, जो DNA होगा वो जीन होगा। जब तीनों एक ही चीज़ है भाई, क्रोमेटिन थ्रेड ही है, तो क्रोमोसोम भी DNA होगा और DNA भी जीन होगा और जीन भी क्रोमोसोम। बाकी मतलब तीनों के अंदर एक ही मटेरियल ना उपस्थित होगा, वो बात एकदम जाहिर है। अब देखिए इस DNA, अगर DNA इस प्रकार से, यानी क्रोमेटिन थ्रेड, देखिए अब ये जो थ्रेड है, अब मानिए ये जो कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है कंडेंसेशन यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, यहाँ कंडेंस हो रहा है, यहाँ सुपर कॉइल्ड या कॉइल्ड हो रहा है, इस तरह से घूम घूम के कॉइल्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ पर क्या चमत्कार चल रहा है कि ये अपने आप को कंडेंस कर लेगा? देखिए ये होता कैसे है, तो अब देखिएगा, एक तो छोटा सेल होता है, सेल तो पहली बात बहुत छोटा होता है, उसके अंदर अब न्यूक्लियस एक ऑर्गन है, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर ये क्रोमेटिन है। क्या है? उसके अंदर ये क्रोमेटिन है, और ये क्रोमेटिन का लेंथ लगभग 2 मीटर का होता है, अप्रॉक्स 2 मीटर का। सेल इतना छोटा है कि अपने आँख से नहीं देख सकते, और उसके अंदर अब उसके अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडीज है, न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का ये क्रोमेटिन थ्रेड को हटाना बहुत मुश्किल था। अब इस क्रोमेटिन थ्रेड को जब इसको पैक, मतलब जो क्रोमेटिन थ्रेड अटैच कैसे होता है, कंडेंसेशन, ये जब पैक हो रहा है, पैक होने का ये जो प्रोसेस चल रहा है, एक तरह से बोले पैकिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो ये पैकिंग कैसे हो रहा है? अब देखिए पैकिंग कैसे हो रहा है, ये कंडेंसेशन जो हो रहा है क्यों हो रहा है? अब हो क्यों रहा है? क्योंकि ये जो थ्रेड है ना, इस पे जो चार्ज होता है, इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव का होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके जो है ना चारों ओर एक चीज़ प्रेजेंट रहता है, कुछ इस फॉर्म में, ऐसे स्ट्रक्चर में वो होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पहली बात वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन। हिस्टोन नामक एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन नामक एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि एक कंडेंसेशन का प्रोसेस करवाता है, यानी पैकेजिंग करवाने का काम करता है। तो आप ही सोचिए कि ये 2 मीटर का क्रोमेटिन थ्रेड को कंडेंस करना, और न्यूक्लियस के अंदर एक अगर क्रोमोसोम देखे वो 2 मीटर लेंथ का है भैया, तो इसको
कंडेंस कर करके 23 को यहाँ प्रेजेंट करवाना है, तो इसीलिए 2 मीटर लेंथ को कंडेंस करवा के यानी पैकेजिंग करने का काम हिस्टोन प्रोटीन का रहता है। अगर यहाँ पर ये सिंगल है और ये प्रोटीन नहीं है, मान लेते हैं ये प्रोटीन जो है यहाँ पर नहीं है, तो इस चीज़ को बोलते हैं जीन। यहाँ पर प्रोटीन उपस्थित अभी नहीं है, अभी यहाँ पर प्रोटीन नहीं है, थ्रेड है, सिंपल एक थ्रेड है, इसको बोलेंगे जीन। और यहाँ पर भी प्रोटीन इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर सुपर कॉइल्ड नहीं है, कॉइल्ड है, यहाँ पर सुपर कॉइल्ड, यानी कंडेंसर यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जब प्रोटीन नहीं रहे तो डीएनए, अगर इसके आगे प्रोटीन आ गया तो ये किस रूप में बन जाएगा, ये क्रोमेटिन फाइबर कहलाने लगता है या क्रोमेटिन कहने लगेंगे। इसका अगर चारों ओर डीएनए के थ्रेड के चारों ओर अगर प्रोटीन उजरा गया यानी प्रोटीन आ गया, तब वो क्या कहलाएगा, डीएनए नहीं कहलाएगा, वो क्रोमेटिन कहा जाएगा। इतना सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्रोटीन नहीं रहती है तो डीएनए के फॉर्म में है ही, तो इसको तो डीएनए हम बोलेंगे ही। अगर प्रोटीन आ गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हमको दिखाना है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसे वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो ये डीएनए नाम इसका हट जाएगा और यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर आ जाएगा। अब समझिए बात कि हम लोग इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि क्रोमोसोम, डीएनए होता है, जीन होता है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, ये समझिए। अब देखिए क्रोमोसोम, डीएनए या जीन, किसी में से एक ठोक उठाएंगे, माने इसमें जो मटेरियल होगा, इसमें मानिए जो चीज़ प्रेजेंट है, इसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होगा वहाँ इस सब में वही चीज़ प्रेजेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक में वही सारा चीज़ प्रेजेंट रहेगा ना, ठीक है। अब इसको पढ़ते क्या है, पढ़ने का कारण है इस चीज़ को जीन, क्या पढ़ने का कारण है, जीन है। इसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल इसके अंदर मिलता है। वही मटेरियल जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। देखिए ये जीन जो है ये है जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जो मिलता है, इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक गुण यहाँ पर प्रेजेंट रहता है हम लोग का। अनुवांशिक गुण क्या होता है, हेरिडेटरी कैरेक्टर जो है, यानी आपके जो पेरेंट्स के अंदर जो नेचुरल फीचर जो होते हैं, जैसे 2 आँख, किस तरह का आँख है आपका पिताजी का, किस तरह का थोड़ा सा हाथ है, पैर है, आई है, 2 आँख है कि 4 आँख है, उस तरह का जो फंक्शन है कि आप में भी उसी तरह का आना चाहिए। आपके पिता में 2 आँख है, आप में 2 ही आँख है, तो वो जो है कि जेनेटिक मटेरियल क्या बताता है कि आपके जितना भी नेचुरल फीचर्स हैं वो आपके अंदर आ जाएं। अब ब्रेन तो नहीं आएगा, ब्रेन आपका अलग होगा, आपका पेरेंट्स का अलग होगा, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण ही ह्यूमन को किस प्रकार से डेवलप करना है, ह्यूमन के पास कितना आँख होना चाहिए, कितना नाक होना चाहिए, कितना मुंह होना चाहिए, वो यही निर्धारित करता है, वो यही चीज़ देखता है इसके अंदर जो प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को कि इसके अंदर जीन है, जीन के बारे में जो लक्षण है, जो ए मानिए कोई ए पेरेंट ए है, ए से बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, तो यहाँ पर जाने में कुछ चेंजेस आता है, लेकिन लगभग वही सारा चीज़ देखने को मिलता है। यानी ए में जो चीज़ है वही सारा चीज़ बी में देखने को मिलेगा, लगभग नेचुरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, उसका ब्रेन की बात नहीं हो रही यहाँ। उसके बाद सी में भी वही देखने को मिलेगा। तो ये जो लक्षण है जीन के बारे में जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। इसके जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है आप जानते हो, ग्रेगोर मेंडल नामक ए फादर ऑफ जेनेटिक्स को बोला जाता है। इसके बाद वाला चैप्टर जेनेटिक्स के ऊपर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है, अब वो मटेरियल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जीन है, इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होगा डीएनए के अंदर भी वही मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। अब जो डीएनए के अंदर मटेरियल जो प्रेजेंट रहेगा वो क्रोमोसोम के अंदर भी वही मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। अब देखते हैं इसके अंदर प्रेजेंट आखिर रहता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अभी क्या प्रेजेंट रहता है। अब मान लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, हम बना दिए ये है क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम को हम तोड़े तो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है, इस रूप में। अब इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, उस मटेरियल को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। जीन के अंदर क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं जीन, ये जीन हो गया। एक जो फेरा है ये जिसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोटाइड। क्रोमोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोटाइड। जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड।
अब समझिए न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड जो मटेरियल जितना प्रेजेंट है उसका नाम न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड भी 3 पार्ट का है। इसके अंदर होता है एक शुगर, इसके अंदर एक शुगर होता है, एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस, इसके अंदर एक शुगर होता है, एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजिन बेस, और इसके अंदर एक फॉस्फेट नामक एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है। देखिए शुगर प्रेजेंट हुआ, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, एक एलिमेंट के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब शुगर कैसे, अब देखेंगे कि जीन यानी डीएनए, अब डीएनए को हम लोग लेते हैं डीएनए। अब इस डीएनए को जब हम तोड़ेंगे, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। अब ये जो राइबो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये शुगर है, शर्करा है, ये क्या है, यहाँ पर शुगर है, और ये न्यूक्लिक एसिड है। अब समझिए डाईऑक्सो राइबो न्यूक्लिक जो एसिड दिखाई दे रहा है डीएनए का फॉर्म, डाईऑक्सी राइबो यहाँ क्या है, एक शुगर का काम करता है, इतना आप समझ लीजिए। तो इसके अंदर जो डीएनए के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा या जीन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, उस जो चीज़ प्रेजेंट रहेगा उस चीज़ को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं फॉस्फेट। इसके अंदर प्रेजेंट रहता है शुगर, इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं ये नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है, ये जो नाइट्रोजीनियस आपको बेस दिखाई दे रहा है यानी नाइट्रोजन बेस जो होता है यहाँ पर, वो भी होता है 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं प्यूरीन, एक को बोलते हैं पायरिडेमीन, एक को बोलते हैं प्यूरीन, एक को बोलते हैं पायरिडेमीन, एक को बोलते हैं प्यूरीन, एक को बोलते हैं पायरिडेमीन, ठीक है। ये हो गया प्यूरीन का जो है, प्यूरीन में जो फॉर्म होता है यानी कि प्यूरीन में जो होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट रहता है। प्यूरीन के अंदर देखिए एक होता है ए, एक होता है जी, एक होता है ए, एक होता है जी, मतलब ए को बोलते हैं एडिनिन। क्या बोलते हैं, एडिनिन। ए से क्या हो गया, एडिनिन। जी से क्या होगा, ग्वानिन। क्या होगा, जी से ग्वानिन। देखिए नाइट्रोजन बेस, एक तो शुगर प्रेजेंट, एक तो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट, दूसरा तीसरा फॉस्फेट प्रेजेंट। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के, एक प्यूरीन, एक पायरिडेमीन। प्यूरीन के अंदर 2 गो होता है, क्या होता है, एक एडेनिन होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्वानिन होता है जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इधर होता है एक टी जिसको यानी इसको बोलते हैं थायमीन, और दूसरा होता है सी से, इसको बोलते हैं साइटोसिन। क्या बोलते हैं, साइटोसिन। अब देखिए प्यूरीन या पायरिडेमीन नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन प्यूरीन में आता है एक एडेनिन, एक ग्वानिन एजी, और पायरिडेमीन में आता है टीसी, थायमीन और साइटोसिन। अब ये क्या करता है जानते हैं, एडेनिन और थायमीन, ये जो ए है ये टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ता है, और ये जी जो है वो सी के साथ जुड़ता है। तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए, एक बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपली उसको हम लोग बोल देते हैं कि यह क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडेनिन थायमीन से जुड़ा हुआ है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ। अब ये जो चीज़ आप देखें न्यूक्लियोटाइड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, अब नाइट्रोजन बेस के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर तब इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग चलिए देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार का रहेगा देखते हैं। यहाँ पर जो है फॉस्फेट का काम होता है, बैकबोन का। यहाँ पर जो फॉस्फेट है, पी से फॉस्फेट, इसका काम है बैकबोन देने का काम, बैकबोन के रूप में ये काम करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर जो यानी ये जो है न्यूक्लियोटाइड, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाला इसी के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो किस प्रकार के किस रूप में प्रेजेंट रहता है देखिए। मानिए ये जो है यहाँ पर
जो फॉस्फेट है, ठीक है, ये एक फॉस्फेट है, ये क्या है, फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस है, ठीक है, ये फॉस्फोरस है, ठीक, फॉस्फोरस हो गया। ये जो फॉस्फोरस है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है शुगर। हमारे पास जो ये शुगर आप लोग देख रहे हैं, ये शुगर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया हमारे पास एक शुगर, जो कि अगर ये डायक्सोराइबोस इसमें शुगर होता है, वो शुगर जुड़ा हुआ है। ये शुगर के साथ जो है अटैच होता है किसी एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस तो दो देखें हम, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो एडेनिन जुड़ता किसके साथ है, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन का। या तो 80% रहेगा, या तो 80% रहेगा, या तो GC प्रेजेंट रहेगा। दोनों में से एक बेस पेयर इसके साथ एक बेस पेयर, जो बेस हम लोग अभी देखें नाइट्रोजन बेस का, एक पेयर इसके साथ प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, एक पेयर प्रेजेंट रहता है। ये एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो गया, फिर ये जाके इधर यहाँ पर क्या होगा, ये शुगर से अटैच हो जाता है। यहाँ पर ये शुगर से अटैच हो गया, ये शुगर से अटैच हो गया, और यहाँ पर ये फॉस्फेट बैकबोन के रूप में काम करेगा। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ एक फॉस्फेट होगा जो इसको जो मतलब दूसरे से अटैच करने का। बैकबोन क्या करता है कि ये जो चीज़ है इसको दूसरे के साथ फिर अटैच करवाए। फिर ये फॉस्फेट जो है यहाँ पर इस शुगर के साथ, यहाँ पर मानिए ये शुगर है, इसके साथ ये शुगर के साथ जुड़ेगा, फिर एक बेस पेयर इसके साथ जुड़ेगा। कोई भी एक बेस पेयर इसके साथ जुड़ सकता है। ये मानिए यहाँ 80 जुड़ा, 80 जब जुड़ता है ना थाइमिन के साथ, वहाँ पर क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता। यहाँ पर ये सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर एडेनिन जुड़ गया थाइमिन के साथ। यहाँ जो बेस पेयर है एडेनिन है थाइमिन के साथ। अब मान लेते हैं यहाँ पर ग्वानिन है साइटोसिन के साथ, उसमें से एक बेस पेयर यहाँ पर जुड़ता है, और ये फिर यहाँ से जाके शुगर के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर एक फॉस्फेट होगा जो कि बैकबोन का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर नहीं ले रहा है कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर ये हो गया, इस साइड का ये दिख रहा है आपको, ये फिर जाके जुड़ेगा, इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको। हम ये जो न्यूक्लियोसाइड बोले आपको ना, तो ये न्यूक्लियोसाइड इस प्रकार के स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर एक फॉस्फेट रहता है, जब जो कि एक पेयर को दूसरे के साथ, ये एक पेयर मतलब एक हो गया ये सिंगल वाला, इसको जोड़ रहा है, फिर इससे, फिर इसको जोड़ रहा है इससे, यानी ये जोड़ने का काम करता है, बैकबोन का काम करता है। ये शुगर के साथ यहाँ एक बेस पेयर जुड़ेगा, या तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ जाए, या तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, उसमें से एक जुड़ता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, ये जीन के अंदर बोलिए, या तो ये हो गया जीन। इस जीन के अंदर जो है हमको इसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलता है। अब बताइए इस तरह का, ये जो एक हुआ, ये दो हुआ, तो इसके अंदर कितना, हम माने कितना होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो होता है ना लगभग 10 टू होता है। कितना होता है, 10 टू, यहाँ 10 टू इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एक फेरा में। एक फेरा में 10 टू प्रेजेंट रहता है। ये इस तरह का, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, इस तरह का 10 टू प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। ये कंप्लीट है, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है जीन। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक था, कोई इसमें दिक्कत बड़ी बात नहीं है। डीएनए बोलिए, जीन बोलिए, या तो क्रोमोसोम बोलिए, तीनों का तीनों एक ही है, लेकिन कंडेंस होकर वही जीन कंडेंस होता है, वही क्रोमेटिन कंडेंस होता है, डीएनए बनाता है। डीएनए के बाद जब और कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। बाकी समय में हमको क्रोमेटिन दिखाई देता है, खाली सेल डिवीजन के दौरान हमें क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब समझते हैं ये जो जीन पढ़े हम, जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड आपको हम बताएं किस तरह का मटेरियल प्रेजेंट रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर के रूप में लेता है। और यहाँ पर देखें कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिखने को मिल रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर को जो है ना, इस स्ट्रक्चर को कि डीएनए बाबू इसी तरह का दिखता है, इसको बताने वाले एक महान साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक नामक दो व्यक्ति था। वाटसन एंड क्रिक 1953 में ये बात बताया था। कब बताया था, 1953 में ये स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड बोलिए इसको आप,
डबल हेलिक्स, यानी कि यहाँ जो थ्रेड है ये डबल में है ना, फेरा में है ना, ठीक है। तो ये डीएनए हो गया। जब डबल हेलिक्स का स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर जो है वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, इसके कारण बस इसको 1962 में जाके नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर पहले किसी ने बताया नहीं था। भले क्रोमोसोम बताया, आके क्रोमेटिन बताया, लेकिन एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है वो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था 1953 में, और उसके लिए उसको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये बहुत आसान टॉपिक था। अब देखिए, ये जो है एक न्यूक्लिक एसिड भी है। क्या है? डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। क्यों है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो ये थ्रेड जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में जो न्यूक्लियस है ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि जब क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की खोज नहीं थी, इसके अंदर जो पाया जाता था उसको बोलते थे हम लोग न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, एक तो डीएनए और दूसरा क्या बाबू? आरएनए भी प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? एक तो डीएनए प्रेजेंट रहता है, दूसरा आरएनए प्रेजेंट रहता है। डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल को ट्रांसफर करने का फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में काम करता है। तब आरएनए का काम क्या है? आरएनए का भी काम है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन हम लोगों में नहीं, ये कुछ वायरसेस वगैरह में ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हमारे अभी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा और आरएनए भी प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर अभी आरएनए का काम क्या होगा? आरएनए का काम यहाँ पर होता है कि जितना भी प्रोटीन बन रहा है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन निर्माण होता है, आपको पता होगा। तो ये राइबोसोम जब प्रोटीन निर्माण करता है ना, तो राइबोसोम जब प्रोटीन का निर्माण करता है बच्चों, तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए क्या होता है? पर्याप्त क्या चाहिए? प्रोटीन जब निर्माण होता है, प्रोटीन किस प्रकार शरीर में निर्माण होता है? तो प्रोटीन निर्माण कैसे होता है कि 10 एमिनो एसिड, क्या 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में उपस्थित रहता है पहले से, और इसको 10 और एमिनो एसिड की जरूरत होती है। क्या होती है? 10 एमिनो एसिड की जरूरत होती है। ये 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। जिस प्रकार से हम लोग एक ग्लूकोज का निर्माण में 38 एटीपी की जरूरत होती थी, यहाँ पर भी एक प्रोटीन निर्माण होने के लिए 10 एमिनो एसिड हमारे पास शरीर के अंदर पहले से अनावश्यक, जो अननेसेसरी वो पहले से प्रेजेंट है, और नेसेसरी जो है हमको फूड के थ्रू लेना पड़ता है। ये 10 एमिनो एसिड की पहचान करना, ये 10 एमिनो एसिड की पहचान करके राइबोसोम तक पहुंचाना, प्रोटीन का निर्माण करवाने के लिए ये आरएनए का मुख्य काम होता है। ह्यूमन सेल के अंदर, हम लोग के अंदर जेनेटिक मटेरियल जब डीएनए ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो आरएनए का क्या काम है? तो आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी सिंथेसिस जो होता है, प्रोटीन जब निर्माण होता है उस दौरान आरएनए का मुख्य काम पड़ता है। तो डीएनए आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट है, और डीएनए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गन है उसके अंदर, और प्लांट के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसके अंदर भी डीएनए मुख्य रूप से प्रेजेंट रहता है। तो अब देखेंगे सब सेल डिवीजन के थ्रू, यानी सेल साइकिल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये डिवाइड करता है बाइनरी फिजन के द्वारा। ये फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा अपने आप को डिवाइड करता है, क्योंकि जिसके अंदर डीएनए है वो खुद का मालिक, वो कंट्रोलर बनेगा, खुद का कंट्रोलर बनेगा, वो अपने मन मर्जी से काम करेगा, वो न्यूक्लियस के मर्जी से काम नहीं करेगा। क्योंकि न्यूक्लियस सबको काम करवाता है, क्योंकि उसके पास डीएनए और बाकी सबके पास नहीं है, न्यूक्लियस के पास। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, इसीलिए खुद का मालिक होता है। या अपना डिवीजन जो है बाइनरी फिजन के थ्रू खुद करता है G2 फेज के दौरान। ठीक है, G2 फेज क्या है पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो ये कंप्लीट वीडियो था दोस्तों डीएनए पर, यानी डीएनए या क्रोमोसोम बोले जिसको, उस पर ये कंप्लीट वीडियो आपको मैंने दिया। अब इससे क्या होगा कि सेल साइकिल जब हम लोग पढ़ेंगे वो हमें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है कि एक्चुअली होता क्या। ये देखिए, ये जो बेसिक था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं था, ये था सिर्फ बेसिक आपका
अभी सेल साइकिल पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है उसके लिए, क्योंकि अभी देखिए अभी डीएनए के और पढ़ाने लगे तो डीएनए का एक फेरा का लेंथ कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम रहता है, 10 तो है, तो एक के बीच का दूसरे का न्यूक्लियोटाइड के बीच का दूरी क्या होगा, 3.4 होता है एंगस्ट्रॉम। ये बहुत सारा है, तो इसको क्या बोलते हैं 5 डेज 2 डेज, वो सब चीज़ अभी नहीं जानना है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर नहीं रहे हैं। हमको सेल साइकिल को समझने के लिए डीएनए को समझना, क्रोमोजोम को समझना जरूरी था। तो होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन हमेशा मेरा चैनल का मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।